हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट ऋतु सिंह। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि नेट जेआरएफ एग्ज़ाम जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकालें। आपको पता है कि 2025 में डेट आ चुकी है कि जून के लास्ट वीक में आपका नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होना है। तो आज हम आए हैं एक ऐसे पर्सन के साथ जिन्होंने जेआरएफ एग्ज़ाम क्लियर किया है। उनका नाम देवेश सिंह है और अभी वो जेआरएफ करके अपना पीएचडी कर रहे हैं BBAU से, जो कि लखनऊ में है। तो आज वो आपसे अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया था नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए और उनका स्कोर क्या रहा और आपको कैसे स्कोर करना चाहिए। वो आपको सारी स्ट्रैटेजीज़ बताएंगे दोनों पेपर्स की, पेपर 1 और पेपर 2 की, और साथ में वो ये भी बताएंगे कि कौन से सोर्सेज आप रेफ़र कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं देवेश सिंह से कि उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया था। मेरा नाम देवेश सिंह है। मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BLLB ऑनर्स किया है एंड बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से LLB किया है और मैं अभी PhD का छात्र हूँ। आई हैव क्लियर्ड JRF एग्ज़ाम इन सेकेंड अटेम्प्ट। पहले अटेम्प्ट में मेरा नेट ही हो पाया था। सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर सम स्ट्रेटजीज टू हाउ टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। पहले तो मैं आपको इस एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा। इस एग्ज़ाम में 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो जिसको एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले तो आप वेबसाइट से एक सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। तो पेपर 1 होता है वो कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट्स होता है, सबको वो एक कॉमन पेपर होता है। पेपर 2 आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो जब भी आप पेपर 1 का सिलेबस देखें, पेपर 1 में 10 यूनिट्स होते हैं। तो हर यूनिट्स के लिए जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च मेथोलॉजी है एंड रीडिंग कम्प्रीहेंशंस है, DI है। तो इस तरह से 10 यूनिट्स होते हैं। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है। तो इन यूनिट्स के और इसी तरह से पेपर सेकंड में आपके सब्जेक्ट के यूनिट्स होते हैं। जैसे लॉ में भी आपके 10 यूनिट्स होंगे, जूरिस्प्रूडेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है, लॉ ऑफ क्राइम्स है। इस तरह से आपके 10 यूनिट्स लॉ होंगे। सबसे पहले मैं नेट के एग्ज़ाम के बारे में बताऊँगा। तो इस एग्ज़ाम में नेट JRF का एग्ज़ाम बेसिकली सेम ही होता है, बट इसके रिजल्ट में 3 कैटेगरीज होती हैं। तो पहली कैटेगरी में होता है क्वालिफाइड फॉर PhD ओनली। इसमें आप अगर नेट नहीं होते, नेट से कुछ नंबर्स आपके कम होते हैं, देन यू आर कंसिडर्ड एज क्वालिफाइड टू टेक एडमिशन इन PhD प्रोग्राम। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा नंबर होता है, अगर आप नेट की कैटेगरी में पास करते हैं, तो देन यू आर क्वालिफाइड टू बी असिस्टेंट प्रोफेसर। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट इसी एग्ज़ाम में अगर आपके थोड़े से और अच्छे नंबर होते हैं तो आप JRF के लिए क्वालिफाइड कर जाते हैं। और इसमें आपको आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो एलिजिबल होते हैं, साथ में आपको एक फेलोशिप भी, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ फेलोशिप मिलती है। तो इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 300 नंबर का एग्ज़ाम होता है। 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपके पेपर 1 के होते हैं, 50 क्वेश्चंस आपके पेपर 2 के होते हैं। पेपर 1 जो होता है ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन पेपर होता है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, पेपर 1 आपका सेम ही होगा। बट पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। पेपर 1 के 50 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के, पेपर 2 के 100 क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क्स के। तो निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो लगभग 200 प्लस या 210 या 220 प्लस आप अगर स्कोर करते हैं, स्पेशली इन लॉ, बाकी हर सब्जेक्ट की मेरिट अपने अपने हिसाब से अलग होती है। मैं लॉ के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो 220 के ऊपर अगर आप टारगेट करते हैं तो देन यू कैन सिलेक्टेड फॉर JRF। अगर आप नेट के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आप 196 के आसपास अगर आ जाएंगे तो आप नेट के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। जैसे लास्ट ईयर मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे 218 मार्क्स आए थे। उस बार JRF की कट ऑफ 216 गई थी। सो आई गॉट सिलेक्टेड फॉर JRF। तो अब मैं थोड़ा सिलेबस के बारे में बताऊंगा। तो सिलेबस दो पार्ट में होता है, जैसे कि मैंने बताया कि एक पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 इज़ डिवाइडेड इन 3 यूनिट्स। लगभग 10 यूनिट होते हैं। इसमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन या टीचिंग एप्टीट्यूड, एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस रहते हैं एंड बेसिक मैथ्स एंड DI। इस तरह से आप जब भी तैयारी स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, किसी वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। तो जब आप सिलेबस देखेंगे तो हर यूनिट के हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें से कुछ यूनिट्स होते हैं, जैसे किसी का मैथ अच्छा होता है, किसी के मैथ्स एकदम ख़राब होते हैं। तो आप उस हिसाब से अपना वेटेज देख सकते हैं और उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह पेपर 2 के भी 10 यूनिट लगभग होते हैं, जिसमें लॉ ऑफ क्राइम्स होता है, लॉ ऑफ टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, इंटरनेशनल लॉ, फैमिली लॉ, इस तरह के 10 यूनिट्स होते हैं। तो उसके लिए भी आप एक अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो दोनों का मिला के आपको एक डिसेंट स्कोर गेन करना पड़ता है टू क्लियर अ JRF। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ कन्फ्यूजन अबाउट व्हाट आर द सोर्सेज कि कहाँ से हमको पढ़ना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा जो हमने फॉलो किया था या जो हमको सही लगता है तो मैं थोड़ा गाइड करना चाहूँगा। तो पेपर 1 के लिए आप
एक बुक्स आती हैं, जैसे मैंने KVS मदान की एक बुक पढ़ी थी, तो एक डिसेंट बुक हमको लगी। इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल्स जो अपने तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कराते रहते हैं। जैसे 2-3 चैनल मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा। जैसे मैंने कुमार भरत की एक प्लेलिस्ट, उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स की सारी यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उनकी आप प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा अड्डा 24/7 है, JRF अड्डा, इस तरह के 2-3 यूट्यूब चैनल है। आपको जो भी एजुकेटर पसंद आए, जहाँ से आप कंफर्टेबल हो, वहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हो, उसके वीडियोस देख सकते हैं। तो आप यूट्यूब से एक डिसेंट अमाउंट आप स्कोर आप पेपर 1 में स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बुक पढ़ना है तो KVS मदान है। इसके अलावा और भी 2-3 बुक्स आती हैं, तो आप कोई भी बुक लेके उसके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और PYQs उसके कर दीजिए, तो आपके पेपर 1 ठीक ठाक हो जाएगा। अगर आपकी मैथ अच्छी नहीं है तो मैथ पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि DI में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं। अब तो अगर आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इसके वजह से कई लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो DI को आप अगर आपको टाइम लग रहा है तो उसको छोड़ के सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपके बाकी क्वेश्चंस छूटे ना, बिकॉज टाइम इज़ द की इन दिस एग्जाम। तो अगर आपके जिससे बहुत लोग DI करने के चक्कर में रीडिंग कम्प्रीहेंशन छोड़ देते हैं, तो ये आपको गलती नहीं करनी। से थोड़ा आप अगर आप प्रीवियस से पेपर सॉल्व करेंगे या मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो ये गलती आपसे नहीं होगी। नाउ कम टू पेपर 2। पेपर 2 के लिए सबसे पहले आप PYQ सॉल्व कर डालिए, कम से कम 10 साल का PYQs लगा डालिए। PYQs के लिए भी कई सारी बुक्स आती हैं, जैसे मैंने अनमालिका बोरा की एक बुक आती है, उसको मैंने रेफ़र किया था। तो इसके अलावा नोट्स के लिए आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। अपने UG के टाइम पे अच्छे से प्रिपेयर किया, पढ़ाई होता है तो लगभग सारे वही क्वेश्चंस आते हैं, बस लेवल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो UG के आप नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं। नॉर्मल जो बेयर एक्ट्स होते हैं या आपके UG के टाइम की जो बुक्स हैं, अगर आपको टाइम मिलता है तो उन बुक्स को भी आप रेफ़र कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो छोटी छोटी चीज़ें जो हमको लगता है कि ध्यान देनी चाहिए कि इसमें क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जब भी आप केसेस को पढ़ें तो केसेस के ईयर्स को आप अच्छे से देख सकते हैं कि या केसेस की जो क्रोनोलॉजी होती है, या इसी तरह से इंटरनेशनल लॉ के जो केसेस हैं, केसेस के किस ईयर में है, या जूरिस्प्रूडेंस में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंट जूरिस्ट को आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। तो ये काफ़ी ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा जूरिस्ट कब आया, किसने कौन सी बुक लिखी। तो इस तरह से थोड़ा सा आप नॉर्मल पढ़ाई करते समय थोड़ा सा ध्यान से अगर पढ़ेंगे, थोड़ा सा ईयर को देखते या क्रोनोलॉजी को देखते हुए पढ़ेंगे, तो यू कैन गेट अ डिसेंट अमाउंट, इसको यू कैन स्कोर अ डिसेंट अमाउंट। वन मोर थिंग कि बहुत सारे सब्जेक्ट में पूरा बेयर एक्ट नहीं पढ़ना होता है। आप सिलेबस को सबसे पहले ध्यान से देख लीजिए कि कौन कौन सी यूनिट या कौन कौन से सेक्शंस पूछे जाते हैं। कई बार बच्चे होते हैं कि सब्जेक्ट का नाम देखा और पूरा पढ़ डालते हैं। तो एक बार सिलेबस को अच्छे से देख के उसके बाद ही पढ़िए, कि क्योंकि कई सारे माइनर एक्ट्स में पूरा एक्ट नहीं पढ़ना होता है, कुछ पार्ट ही पढ़ना होता है। तो एक बार सिलेबस देख के अच्छे से तैयारी करिए। इसके अलावा आपको और भी कोई डाउट आता है तो आप इस चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, and I will try to help, and thank you so much.